हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएटिव जेनेसिस। तो लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा नया चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, प्लानिंग में हमने क्या किया था, किस तरीके से प्लान किया जाता है कि ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करोगे, सारे एक्टिविटीज को आप क्या करोगे बच्चों, ऑर्गेनाइज करोगे। जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि भाई ये काम ये पर्सन करेगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज दूसरा डिपार्टमेंट करेगा। दैट इज अ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आप आइडेंटिफाइंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, जो आपके पास अलग अलग तरह की एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। कहां पे लेके आओगे, ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड ब्रिंगिंग टुगेदर कौन से रिसोर्सेज, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल। इन्हें इफेक्टिवली यूज किया जाएगा जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। In general words, organizing refers to arranging everything in orderly form. सब चीजों को सही तरीके से अरेंज करना और उन रिसोर्सेज को सही तरीके से क्या करना बच्चों, यूज करना। एफिशिएंट तरीके से आप रिसोर्सेज से क्या करोगे, यूज करोगे। When the managers are performing organizing function, it results in creation of a organization structure. जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो साथ के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, एक तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल प्लान्स टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन। मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक एनुअल डे फंक्शन या स्पोर्ट्स डे फंक्शन परफॉर्म करना है, तो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सारे काम दे दिए जाएंगे पहले से ही कि भाई ये टीचर्स ये काम करेंगे, स्टूडेंट्स को ये काम करना है। दैट इज अ ऑर्गेनाइजिंग। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। सारी एक्टिविटीज को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 101% यहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेसिस पे अपने काम को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवीजन ऑफ वर्क किसने दिया था, किसने दिया था भाई, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल ही आपका यही था, डिवीजन ऑफ वर्क। ध्यान आ गया क्या बताया था डिवीजन ऑफ वर्क में, कि भाई एक काम के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। और जो काम को परफॉर्म करता है वो एज पर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज एबिलिटी होता है। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। हर पर्सन को अपना काम दिया जाएगा तो उसमें किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब डुप्लीकेशन काम नहीं होगा और एक पर्सन पे बर्डन भी नहीं रहेगा। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। द मैनेजर डिवाइड्स द होल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ये मैंने अभी आपको बताया। और हर यूनिट को क्या कहते हैं हम, एक एक यूनिट को क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे जॉब। क्या कहेंगे बच्चों, जॉब। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने क्या एग्जांपल दिया था, आप बैंक जाते हैं, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ कैश एक पर्सन करता है, चेक इशू कोई और करता है ना, आपकी पासबुक की एंट्री कोई और पर्सन करता है। दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने इसमें एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी, स्पेशलाइजेशन। क्या बताया था बच्चों, स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट भी डिवीजन ऑफ वर्क से ही आया था। एक काम को जब बारी बारी करोगे, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, उसमें हम क्या कर रहे हैं, काम को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी और हर एबिलिटी। सेकंड आता है बच्चों हमारा, सेकंड पॉइंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट क्या था, आपने काम को क्या कर दिया, बांट दिया।
अब उसी के बेसिस पे डिवीजन ऑफ वर्क्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, डिपार्टमेंटलाइज करोगे, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे। किसके अकॉर्डिंग चलोगे बच्चों, डिपार्टमेंटल के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा, ये आप दो तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हो। एक आपका होता है फंक्शनल, एक क्या होता है फंक्शनल, और दूसरा होता है आपका डिविजनल। अब इसमें एक बात याद रखने वाली बच्चों, याद रखना कि फंक्शनल डिपार्टमेंट में जो आप जॉब दे रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फंक्शंस पे होगी। किसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग करोगे, फंक्शंस के बेसिस पे। और डिविजनल डिपार्टमेंट में आप किसके हिसाब से करोगे, जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फंक्शनल में आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा। कितने प्रोडक्ट होंगे बच्चों, सिर्फ एक प्रोडक्ट। और डिविजनल में आपके पास एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट्स होंगे, दैट इज अ डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, मेडिसिन, तो जॉब क्या होगी, प्रोडक्शन, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्मेटिक्स की अलग होगी, टेक्सटाइल्स की अलग होगी। इससे भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सबसे पहले हमने क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। काम को बांट दिया, डिपार्टमेंट वाइज भी हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। अब हम वर्कर्स को क्या कर देंगे, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्हें ड्यूटीज असाइन कर देंगे कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, आपको बता दिया जाएगा। हर पर्सन को उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको ड्यूटीज असाइन करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइन अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल। अभी ये मैंने आपको बताया कि उसकी एबिलिटी का मतलब उसके स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको ड्यूटीज दी जाएंगे। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। एम्प्लॉइज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट। उन्हें क्या दी जाएगा, एक डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो जॉब का मतलब क्या है, काम देना। कि आपको वर्क दे दिया, वो दैट इज अ जॉब। आपको क्या क्या काम करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे काम करना है, इतनी देर काम करना है, कैसे काम करना है। उससे हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें कंटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होंगी। आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आप क्या करोगे, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या करोगे, इस्टेब्लिश करोगे। मतलब रिपोर्टिंग का मतलब क्या कह रहे हैं, रिपोर्टिंग का मतलब है अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। भाई काम तो बता दिया कि कौन करेगा, कैसे करेगा, पर जवाब किसको देंगे, दैट इज अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। So, in the fourth step of the organizing process, all the individuals are assigned some authority. Authority का मतलब क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, authority का मतलब पावर। क्या दी जाएगी, अथॉरिटी दे दी जाएगी। अथॉरिटी के साथ साथ क्या दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएंगी। अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा क्या रहती है बच्चों, बराबर रहती हैं। कहने का मतलब है आपको ये कीवर्ड याद रखना है, जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात की जाएगी, उसमें आपका फोर्थ स्टेप आपका आंसर होगा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। याद रहेगा बच्चों। और किसे रिपोर्ट बतानी है, अकाउंटेबिलिटी किसको देनी है, ये स्टेप के अंदर आएगा। ठीक है। हायर अथॉरिटी में आपके सुपीरियर होंगे, लोअर अथॉरिटी में आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे। आगे चलते हैं। क्या कहता है भाई, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या बताया है, पावर्स। क्या बताया बच्चों, पावर्स। ऑल्सो हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। द मैनेजमेंट विद मैक्सिमम अथॉरिटी। देखो बच्चों ये याद रखना, जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है वो टॉप लेवल मैनेजर्स है, जिसके पास मैनेजर से कम अथॉरिटी है वो मिडिल लेवल में है, जिसके पास मिडिल लेवल से कम अथॉरिटी होगी वो किसके अंदर आएंगे भाई, लोअर लेवल के अंदर।
है ना। तो पहले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, अगर काम दिया गया है तो रिपोर्ट भी उन्हें ही करना पड़ेगा जो आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, आपके टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, या लोअर लेवल के अंदर आपके सुपरवाइजर्स आ रहे हैं। ये थे हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। याद रखना। आगे मूव करते हैं, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजिंग की। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अरे हमने प्रोसेस किया था, क्या था पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या पढ़ा था, स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई अगर एक पर्सन, एक एम्प्लॉई जब एक काम को बार बार करता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, उसमें स्पेशल हो जाता है। उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसकी एबिलिटी के बेसिस पे जब काम दिया जाता है, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन। एक काम को बारी बारी करना विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज का सही तरीके से क्या करना है बच्चों, यूज करना है, तभी उसका फायदा मिल पाएगा, तभी आप स्पेशलाइज हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। भाई काम क्या करना है ये तो पता हो, क्लैरिटी, मुझे काम क्या करना है मुझे ये पता हो, मुझे दूसरे पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने क्या काम करना है, दैट इज अ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मेरे पास कितनी पावर्स हैं, मतलब मेरे पास कितनी अथॉरिटी है। बिजनेस स्टडी में वर्ड यूज करते हैं, वर्ड नाम क्या करते हैं, अथॉरिटी। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड what all and how much power and authority is defined by different individual। हर मैनेजर को, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या काम करने हैं। फिर आता है बच्चों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करेंगे तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी वेस्टेज आप अपना रिजल्ट क्या दे रहे हैं, मैक्सिमम देंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है ये मैनेजमेंट से ही लिंक कर रहे हैं। किससे लिंक करता है बच्चों, मैनेजमेंट से। तो इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। काफी सारी जॉब्स परफॉर्म की जाती हैं एक डिपार्टमेंट के बेसिस पे, है ना। एक डिपार्टमेंट में काफी सारी रिसोर्सेज है हमारे पास, काफी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, वो हम क्या करेंगे, मिलजुल के काम कर पाएंगे, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहेगी, जिसमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आपने अपना बिजनेस आगे बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, ग्रोथ में लेके जाना है, दैट इज क्या है, आपने क्या करना है, सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज करके, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करके, डिपार्टमेंटाइजेशन करके आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर सकते हो। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो आप ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो आप ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उससे अपने आप जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ भाई, व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग, अभी बताया, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। स्टार्टिंग से ही क्या होगा, जब आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजिंग का, साथ के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा बच्चों, अपने आप ही बन जाएगा। क्या अथॉरिटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज की। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ, वर्ड याद रखना, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। क्या काम करने हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, क्या अथॉरिटी रहेगी, डिफरेंट लेवल्स पे क्या अथॉरिटी रहती है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट,
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई एक सुपीरियर के अंदर कितने ऐसे सबऑर्डिनेट्स आ सकते हैं जिसपे सुपीरियर का इफेक्टिव कंट्रोल रहे। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि एक सुपीरियर है हमारा, उसके अंदर मान लो कि एक ही सुपीरियर है, उसके अंदर टोटल 50% काम करते हैं, 50% पूरे लगा लेते हैं, 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, क्या वो सुपीरियर इन्हें इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो भाई इसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो 80 एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, दैट इज अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो 100 को कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बनेगा। कि मतलब कि सुपीरियर इफेक्टिवली अपने एम्प्लॉयज को कितना कंट्रोल कर सकता है, दैट इज अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, याद रहेगा क्या लिखा हुआ है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। एक सुपीरियर कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता है, और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर व्हेन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन द मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल। उसे पता होना चाहिए कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या चीज है। जब भी हम अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉरवर्ड करते हैं किसी पर्सन को, तो उसे पता होना चाहिए कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो बच्चों, ये हमारा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। दो तरह के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है हमारा वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। दो तरह के हमारे क्या है बच्चों? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, एक नैरो है और एक कौन सा है? वाइड है। देखो इसके अंदर क्या है? सुपीरियर्स कितने हैं? कम सुपीरियर्स हैं, यह आगे आगे काम को दे ही जा रहा है। नैरो है, जो सुपीरियर है वो अपने सब ऑर्डिनेट से ज्यादा बातें नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये नैरो है, जिसे हम टोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टोल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है? एक सुपीरियर काफी सारे सबऑर्डिनेट से क्या कर रहा है? डील कर रहा है। दैट्स अ वाइड, जिसे हम कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैट स्ट्रक्चर। ये बात याद रखना, जब एक सुपीरियर कम अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, दैट इज अ नैरो, मतलब टोल स्ट्रक्चर। जब एक सुपीरियर काफी सारे सबऑर्डिनेट से डील कर रहा है, दैट्स अ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट स्ट्रक्चर। याद रहेगा बच्चों, प्लीज ये डायग्राम ध्यान में रखना, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बना के जरूर आना है। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? पहला ये था कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशंस, जिससे आपका कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो भी अच्छे से मूव करेगा। क्लियर स्ट्रक्चर होगा तो पता लगेगा कि हर एम्प्लॉय को क्या काम करना है। इजिली आप चेक कर सकते हो कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बिजनेस में। क्लियर आइडिया क्या रहेगा, वर्किंग स्टाइल क्या रहेगा, किस तरीके से काम करना है, सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बताएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउ कोरिलेशन, मतलब कहने का मतलब ये है कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। कौन से? फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल। इसे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, कौन से थे? कौन से दो थे? फंक्शनल और डिविजनल। अभी पढ़ते हैं क्या है फंक्शनल और डिविजनल। आओ इन्हें स्टडी करते हैं, है क्या। क्वेश्चन यहां से आता है बच्चों, ध्यान रखना। फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों?
फंक्शंस के बेसिस पे जब आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो, दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट क्या बच्चों, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात की जाती है। ये देखो बच्चों, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स है हमारे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बना दिया, मतलब उसके फंक्शंस के हिसाब से कि भाई अगर परचेज करनी है तो परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा। मतलब प्रोडक्शन करनी है प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या देखेगा, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, कस्टमर सर्विस, रिसर्च, ये सब देखेगा। ऐसी फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस प्लानिंग, परचेज, रॉ मटेरियल परचेज करना है, इनपुट्स परचेज करना है, मशीनरीज परचेज करनी है, ये सब कौन देखेगा, हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी वापस आते हैं हम उसके अंदर। डायग्राम क्लियर होगा, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई परचेज वाला परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या फायदे हैं, जब एक पर्सन प्रोडक्शन का काम कर रहा है तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही रखो ना, उसे परचेज डिपार्टमेंट में क्यों लेके जाते हो। उसका पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपर्ट हो जाएगा। वो नहीं होगा एक्सपर्ट, होगा ना, जब एक काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही वो पर्सन काम करे जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, मतलब स्पेशलाइज हो जाएगा। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी, उसके स्किल्स के हिसाब से वो स्पेशलाइज हो जाएगा। दूसरा आता है प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन रहेगा, सारे डिपार्टमेंट्स में क्या रहेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। वो कहेगा भाई परचेज का काम है तो परचेज डिपार्टमेंट देखे, इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। जब एक काम को बारी बारी किया जाएगा तो आप रिसोर्सिस की वेस्टेज भी कम करेंगे। रिसोर्सिस की वेस्टेज भी क्या करोगे बच्चों, करोगे ही नहीं, पहली बात तो अगर करोगे तो कम करोगे, दैट इज आपकी एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। आगे आता है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अरे डुप्लीकेट वर्ड कैसे हो जाएगा, डुप्लीकेट काम भी कैसे हो जाएगा, जब परचेज मैनेजर का काम परचेज डिपार्टमेंट को देखना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम कैसे कर देगा, तो डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती। इफेक्टिव ट्रेनिंग की जरूरत है भाई, स्किल्स देने पड़ेंगे उनको। परचेज डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि उसके बेसिस पे क्या कर सके, वो अपने डिसीजंस ले सके। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, फंक्शंस क्या है, सबके अलग अलग है। किसी का काम क्या है, फंक्शंस क्या है, अलग अलग है ना। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन परचेज करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस का काम, सबका काम क्या है, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, याद रखना। इसके नुकसान भी हैं, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। प्लेस इज लेस इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बढ़िया बात कर रहा है कि भाई हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचेगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को वो नहीं देखेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा कि मैंने ऑब्जेक्टिव कर लिए, परचेस कहेगा मैंने नहीं किए, फाइनेंस कहेगा मैंने तो कर लिए भाई, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। क्या है ये, डिसएडवांटेज ही तो है कि भाई हमारे जो स्टार्टिंग हमने की थी, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव्स। सिर्फ वो फंक्शनल हेड के हिसाब से चल रहे हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। दे फेल टू गिव प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। फिर अगला क्या आता है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोडक्शन वाले कहेंगे भाई वो तेरा काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कहेंगे प्रोडक्शन करना तेरा काम है, मेरा काम नहीं है।
लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, क्या पता कि एक डिपार्टमेंटल हेड कोऑर्डिनेट ना करे, कोऑर्डिनेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है कोऑर्डिनेशन में। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है बच्चों? इनफ्लेक्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को ज़्यादा ट्रेनिंग दे दी होती है तो एक डिपार्टमेंट बढ़िया काम करता है, दूसरा डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है। परचेज वालों को ट्रेनिंग दे दी, परचेज डिपार्टमेंट वालों को ट्रेनिंग दे दी तो काम अच्छा करेंगे, फाइनेंस वालों को ट्रेनिंग नहीं दी तो भाई काम में कमी आएगी और परचेज वालों के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे बट फाइनेंस के रह जाएंगे। दैट्स अ फंक्शनल डिपार्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने भी बताया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपस में डिपार्टमेंट में, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिपार्टमेंट, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई आपको 10,000 की क्या करनी है, यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। अब क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट का भी इसमें रोल आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा अभी बताते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी रोल प्ले होगा। कैसे? अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है तो सबसे पहले आपको फाइनेंस चाहिए। आपको क्या चाहिए? फाइनेंस। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? रॉ मटेरियल को परचेज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंस और उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर भाई ये कहता है परचेज डिपार्टमेंट मैंने तो काम कर दिया, फाइनेंस कहता है मैंने तो पैसा दे दिया था, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाया, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। मतलब आप क्या कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना जवाब दे रहा है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो तो पूरा नहीं हुआ ना। कहां कमी रही हमें नहीं पता। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, कहां पे कमी रही है हमें नहीं पता लगेगा। जब काफी सारे डिपार्टमेंटल हेड्स बन जाते हैं तो सारे डिपार्टमेंट हेड वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमें नहीं पता कहां कमी रहेगी। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जवाबदेही देना क्या होता है? आंसर देना मुश्किल हो जाता है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ये मैंने डायग्राम आपको पहले ही बता दिया, प्लीज एक बार देख लेना। फिर आता है सूटेबिलिटी। कहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर आता है भाई, कहां पे यूज होता है? सबसे पहले अगर आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं एज पर फंक्शंस, स्पेशलाइज कर रहे हैं अपने फंक्शन के हिसाब से, ग्रुपिंग कर रहे हैं सिमिलर नेचर की, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब करते हैं, दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो भी कौन सा आएगा? स्टार्टिंग में बताया था सिंगल प्रोडक्ट आएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।